तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। सिलेबस के हिसाब से सेकंड लास्ट और हमारे सीक्वेंस के हिसाब से लास्ट चैप्टर, व्हाट इज टाइटल्ड एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, एक सिंपल सा मीनिंग बहुत ही सुपर क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई मार्केटिंग का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मार्केटिंग सिंपली मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। नो, वो तो ट्रेडिंग होती है। तो मार्केटिंग बेसिकली स्टार्ट कहां से होती है? फ्रॉम द स्टेज one can think of launching a product or service। सुनाई पड़ा? सुनाई पड़ा? I repeat, from the stage one can think of launching a product or service up to आफ्टर सेल्स सर्विस। सर ये क्या होता है? सामान बिकने के बाद उसकी कार अगर आपने खरीदी तो कार की 2-3 फ्री सर्विसिंग मिलती है। एसी खरीदा तो 1-2 फ्री एयर कंडीशनर की सर्विसिंग होंगी। वॉशिंग मशीन खरीदी, टीवी खरीदा तो उसका इंस्टॉलेशन वारंटी कवरेज होगा। तो अगर आपके टीवी का 5 साल का वारंटी कवरेज है तो मार्केटिंग अगले 5 साल तक चलती रहती है। इज दैट क्लियर? और जब 5वां और आखिरी ईयर आ जाएगा ना, कंपनी फिर आपको पंप करेगी कि एक और एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए। मतलब हमको बार बार पैसे देते रहिए, हमारा और आपका रिश्ता बना रहे। समझ में आ गया? जैसे सूरज और चांद का रिश्ता है, धरती और सो कॉल्ड चांद का रिश्ता, वैसे रिश्ता हमारा बना रहे। तो मार्केटिंग का मतलब समझ में आ गया। और इसी मार्केटिंग के प्रोसेस को मैनेज करने के तरीके की पढ़ाई को वी कॉल इट एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबको समझ में आ गया? झटपट इसको लिख लें बच्चों। तो सबको समझ में आ गया? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द स्टेज वन कैन थिंक ऑफ लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड कंटिन्यूज टिल आफ्टर सेल्स सर्विस। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमको मार्केटिंग में बेसिकली किस किस चीज के बारे में फोकस करना है। अगेन वो चीज बता दी, राइट फ्रॉम द टाइम वी गेट अप इन द मॉर्निंग टिल द टाइम वी गो बैक टू बेड, ऑल इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। सवेरे से लेकर शाम तक एक बिजनेसमैन जो भी सोचता है अपने बिजनेस के बारे में, इट इज ऑल कंसर्न्ड अबाउट मार्केटिंग। तो पहला मिथ क्लियर हो गया कि मार्केटिंग इज नॉट रिलेटेड विद बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है, एडवर्टाइजिंग भी उसका एक छोटा सा पार्ट है। गॉट इट? सो वी यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। नटराज का पेन पेंसिल, एयरटेल की मोबाइल सर्विसेज, ये अंकल जी पता नहीं कितने साल से अपने दांत ही साफ कर रहे हैं, कोलगेट दंत मंजन से। गॉट इट क्लियर? तो ये सारी चीजें आप तक कैसे पहुंचती हैं? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डिमांड क्रिएट की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फ्रॉम द फैक्ट्री रिटेल शॉप तक वो आता है, और उसके बाद आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, तब आप जाके किसी चीज को खरीदते हैं। एप्पल का जब नया फोन लॉन्च होता है पूरे फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट होता है। व्हाट इज दैट? वो भी एक तरह का पार्ट ऑफ मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग बेसिकली। ये रस्सी कौन कूद रहा है? अच्छा, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ये रस्सी किस लिए कूद रहा है? चौड़े होने के लिए, पतले होने के लिए, भगवान जाने। चलिए, सो हु मेक दीज गुड्स एंड व्हाई? भाई हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का नाम आपने सुना होगा। इसका पुराना नाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड था। यूनिलीवर इनकी एक पार्टनरशिप कंपनी थी फ्रॉम ब्रिटेन। अब यूनिलीवर की हिस्सेदारी बढ़ गई है, इसलिए लोगों में यू है। इस लोगों में आपको कोई अजीब चीज नजर आ रही है? बड़ा सो कॉल्ड फ्लावरी टाइप का लोगो है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर पाऊं, यस, तो हम अपने नतीजों में कामयाब हो गए। हाँ, ये कुछ नजर आ रहा है बच्चों आपको इसके अंदर? आंसर, जितने तरह के यूनिलीवर प्रोडक्ट्स बनाता है चिल्ड्रन, उनके डिजाइन हैं। आपको सो कॉल्ड एक स्वैन नजर आ रही होगी जो यू इधर एंड हो रहा है। अगर नहीं नजर आ रही तो मैं कोशिश करता हूं दिखाने की, शायद आप देख पाए। ये बच्चों नजर आ रहा है? उसके बाद आपको ये पत्ती अत्ती नजर आ रही है। फिर आपको यहाँ पे सो कॉल्ड और क्या, ये देखिए ये शर्ट टाइप कुछ नजर आ रहा है। उसके बाद ये लिप्स नजर आ रहे हैं। तो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, गॉट इट क्लियर? ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, ये सारी चीजें जितने इनके प्रोडक्ट्स होते हैं सब इनके लोगों के अंदर दिखाए गए हैं।
तो ये इस तरह से नया लोगो बनाया गया है। पहला वाला जो लोगो था उसमें एल होते थे 3 ओवरलैपिंग ग्रीन कलर के, अब वो नहीं चलता। अब इस कंपनी में यू रिप्रेजेंट्स यूनिलीवर, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई है। सो HUL FMCG फर्म है। FMCG का मतलब जानते हैं क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। व्हाट? लिख लीजिए, मार्केटिंग आना चाहिए तो ये सब वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए। सो FMCG का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये जो घर में परचून वगैरह का रोजमर्रा का सामान आता है ना, दैट इज FMCG। अब मोबाइल फोन को FMCG मत ले आइएगा कृपया करके। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, द फुल फॉर्म ऑफ FMCG। नेक्स्ट। सो ये ताजमहल चाय, रिन सुप्रीम, लाइफ बॉय, ताजा, सर्फ एक्सेल, लक्स, सनसिल्क, फेयर एंड लवली, ब्रीज, व्हील डिटर्जेंट, रेड लेबल, लिप्टन, टाटा टी, अन्नपूर्णा नमक, आयोडीन सॉल्ट, डाल्डा वनस्पति, किसान। उसके बाद ये मॉडर्न ब्रेड, मैक्स। ये मैक्स क्या आता है? कुरकुरे आता है क्या? क्या आता है मैक्स का? नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। विम बार, विम बार तो आपको पता हो क्या होगा? हाँ सर, मम्मी बहुत बर्तन मंजवाई है कोविड के टाइम पे। और ये क्लिनिक प्लस शैम्पू मिल गया। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन बनाता है? एक ही कंपनी बनाती है? नो, अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। समझ में गया? और ये सारे स्टिकर्स बड़े अट्रैक्टिव टाइप के होते हैं। ऐसा क्यों लिखा जाता है इन्हें बच्चों? ताकि ये लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी क्रिएट कर दें, लोग इनको चाहें और लोग इनको खरीदें। कुछ लोग वो पियर्स का ऐड देख लेते हैं, उसमें एक छोटी बच्ची होती है ना, अपनी मम्मी कहते तुम तो मेरी मम्मी लगती नहीं, किसी पड़ोसी की मम्मी लगती है मेरी। समझ में आ गया? तो मेनी टाइम्स एडवर्टाइजमेंट देख के आपको ऐसा लगेगा नहीं अब तो बस यही प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है। अमिताभ बच्चन जी बीका जी नमकीन खाते हैं, घड़ी डिटर्जेंट उनके यहाँ आता है। क्या इन एडवर्टाइजमेंट में एक भी सच्चाई है? और वो दलिद्र अजय देवगन, शाहरुख खान, और तीसरा कौन जुड़े उनके साथ? अक्षय कुमार। नहीं, दो थे, पहले अजय देवगन थे, फिर अक्षय कुमार जुड़े, और फिर शाहरुख खान। शाहरुख खान को तो समझ में आता है भाई काम धंधा नहीं है उनके पास, थोड़ा इसी तरह के दलिद्र एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा लें। और अक्षय कुमार तो पहले बड़ा बड़ा बोलते हैं, 10 रुपए में 2 लोग की जान बचा सकते हो, फू फू कर रहे हो, याद है? मूवी में भी चलता है। और उसके बाद जुगा केसरी का ऐड करते हैं। पता नहीं क्या इन लोगों का सो कॉल्ड मेंटल लेवल, आई कांट अंडरस्टैंड। सो दीज फर्म्स अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज फॉर व्हाट पर्पस चिल्ड्रन? प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट करेंगे। डिमांड क्रिएट करने से होगा क्या? प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ कस्टमर की नीड भी सेटिस्फाई होगी। तो ये बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव्स यू कैन से। तो झटपट इनको कॉपी में लिख लें जरा। राइट दीज 4 क्वेश्चंस चिल्ड्रन। मार्केट का मतलब अ प्लेस वेयर बायर्स मीट्स सेलर्स। OLX मत लिख दीजिएगा। हु इज अ मार्केटियर? एनीबडी हु प्रमोट्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी इज नोन एज अ मार्केटियर। आपको आंसर्स लिखने, आप बस क्वेश्चन लिख के आंसर सुन लें। व्हाट कैन बी मार्केटेड? प्रैक्टिकली anything can be marketed. It could be a commodity, it could be an idea, anything can be marketed in today's economy children. आपने उबर का नाम सुना होगा, अपनी एक भी कार इनके पास नहीं है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी कैब कंपनी है, कैब सर्विस कंपनी है। ओयो रूम्स का आपने नाम सुना होगा, एक भी प्रॉपर्टी अपनी परचेज की नहीं है, बट ये बड़े सो कॉल्ड होटेलियर्स में जाने जाते हैं। तो दिस इज एन आइडिया बेसिकली। एंड व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के तरीके को ही हम मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं बच्चों। आई होप सो सबने ये 3 लेटर्स तो अपने जीवन में सुने ही होंगे। क्या है? वन टाइम पास इन क्लास 12th, OTP, वन टाइम पासवर्ड। ये OTP का कॉन्सेप्ट कहां से उपजा, जन्मा? सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चिल्ड्रन। फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ना होती तो OTP की जरूरत भी ना पड़ती। तो इसीलिए आपको तुरंत एक पासवर्ड मिलता है, आप जब ऑथोराइज करेंगे तभी फर्दर आपका ट्रांजैक्शन प्रोसीड होगा। तो ये भी क्या है, किसी ने एक आइडिया निकाला। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो OTP जनरेट करती हैं। तो मान लीजिए मैं एक बैंक हूं और आप हमारे डिपॉजिटर हैं, और आपने किसी को पेमेंट करना है, तो हमको गूगल, HCL, विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये तो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ऐसी ही ढेर सारी कंपनीज हमको प्रोवाइड करती हैं इस तरह की सर्विसेज कि भाई हम आपके यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, जिसको फिनैकल बोलते हैं। मैक्सिमम इंडिया में फिनैकल सॉफ्टवेयर बैंक्स में चलता है, कोई भी बैंक को मैक्सिमम यही यूज करते हैं, और इसको इन्फोसिस ने बनाया है। ओके, तो अब फिनैकल सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब इन्फोसिस और विप्रो के पास इतना टाइम नहीं है कि OTP जनरेट करेंगे, ये OTP का काम किसी और से आउटसोर्स कराते हैं। तो जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट होता है, तुरंत एक कॉल वहां पे जाती है, कोई हेलो हेलो नहीं करता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर मैसेज देता है कि भाई इनको एक OTP रिक्वायर्ड है।
कंप्यूटर रैंडमली 6 डिजिट 4 डिजिट डिपेंडिंग की ट्रांजैक्शन का सिक्योरिटी लेवल क्या है ओटीपी जनरेट करके आपको देता है। वो ओटीपी जब आप कुछ करेंगे अपनी डिवाइस पे तब उसका ऑथराइजेशन आएगा, तभी थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। अब इंटरनेट 5G हो जाएगा, 6G 7G हो जाएगा तो इसके ऑथराइजेशन का टाइम बहुत कम हो जाएगा। आपने देखा होगा जिन ट्रांजैक्शन में ओटीपी की जरूरत होती है उसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग 2-4 सेकंड की लगती है, जहां पे ओटीपी की जरूरत नहीं वहां वो ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग नहीं होती। समझ में आ गया? तो रीजन यही है, जो बैंक आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है और जहां ओटीपी की जरूरत नहीं है वहां बैंक और आपका रिश्ता और इंटरनेट कंपनी का रिश्ता है, दैट्स इट। बट जहां ओटीपी आ गया वहां पे एक कंपनी और इन्वॉल्व हो जाती है, तो उनसे ऑथराइजेशन लेने में इंटरनेट की स्पीड का थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टुडे वी कैन मार्केट ओटीपी ऑल्सो। बैंक के पास ओटीपी वाली कंपनी पहुंचती है, भाई हम एक ओटीपी का 3 पैसा लेंगे, दूसरी कंपनी कहती है कि हम 5 पैसा लेंगे, तो भाई बैंक किससे अपना काम करवाएगा? 3 पैसा। 3 पैसे वाले से बैंक ये भी पूछेगा टाइम लैग क्या है, वो कहेगा भाई हमारा टाइम लैग 1.5 मिली सेकेंड का है। कितना? 1.5 सेकेंड भी नहीं, 1.5 सेकेंड तो बहुत हो गया, 1.5 मिली सेकेंड का है। 5 पैसे वाला कह रहा है हम इंस्टेंट ब्लिंक ऑफ आई पे करा देंगे। अब बैंक डिपेंड करेगा किस तरह के कस्टमर्स को सर्विस दे रहा है। मेरी कंपनी है वो कह रही है आधा पैसा लेगी और 15 मिनट में ओटीपी ऑथराइज होगी, बैंक कहेगा जय माता दी, इतनी देर हमारा क्लाइंट वेट नहीं करेगा, इतनी देर में उसका खाता हैक हो जाएगा कम से कम। अंडरस्टैंडिंग? तो आपको ये सब बातें नहीं पता है, कल को आप जाएंगे प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो आपको पता लगेगा। तो कुछ कंपनीज हैं जो भाई कहती हैं ओटीपी हमारा 3 सेकंड में प्रोसेस होगा, कुछ कहेंगी कि 1 सेकंड में प्रोसेस होगा, कुछ कहेंगे कि आधे मिली सेकंड में हम प्रोसेस करा देंगे इसको, कुछ बोलेंगे भाई इंस्टेंट प्रोसेसिंग है, उसी के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। अंडरस्टूड? तो ओटीपी आइडिया कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, तो मूविंग अहेड फर्दर। So what can be marketed? Anything that can be of value to the buyer can be termed as a product. अगर मान लीजिए कि इंडिया में कहीं से हवा उड़ जाए कि भाई जिन्होंने गंगा जल से स्नान किया उनकी कमाई 3 गुना हो गई, और कुछ सर्टिफाइड लोग इसके ऊपर बयान भी दे दें, अंबानीज अडानीज एंड ऑल दैट, तो विदेश में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ के जो एक्सपोर्ट हाउस हैं, जैसे बिस्लरी की बोतल में पानी पैक होता है, उसमें क्या पैक करेंगे? गंगा जल, और उसे एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। बट ये तो एक कहानी है, बट रियलिटी में गंगा जल इंडिया से पिछले 50 साल से चल रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है पानी फ्री का। बट वो गंगा जल वो नहीं जो आपको कोलकाता में गंगा जी में या वाराणसी में या प्रयागराज में मिलता है, वो गंगा जल तो काफी गंदा होता है। सीधे गौमुख ग्लेशियर के पास, सो कॉल्ड हिमाचल प्रदेश से भी और ऊपर यमुनोत्री गंगोत्री जहां पे है, वहीं गंगोत्री से ही गंगा जल भरा जाता है बेसिकली। गॉट इट क्लियर? एंड इट इज एक्सपोर्टेड, क्योंकि भाई उन कंट्रीज में उनकी डिमांड ज्यादा है। सो ये सारी चीजें प्रोडक्ट और सर्विस की डेफिनेशन में आती हैं। किसी जमाने में लोगों के घर में शादियां होती थी, तो भाई जो लड़के लड़की के माता पिता होते थे देवर एक्चुअली इन्वॉल्व और वो बिजी पे थे, तो साथ में मौसा जी और फूफा जी जैसे लोग भी आते थे मेहनत कराने के लिए, चाचा जी टाइप लोग, ताऊ जी टाइप लोग भी हेल्प कराते थे। बट आज फैमिलीज ज्वाइंट नहीं रह गई हैं, दे आर न्यूक्लियर फैमिली, मतलब न्यूक्लियर बम फेंकते हैं, नो, स्मॉल फैमिली, MBBS, मियाँ बीवी बच्चे सहित, हम दो, हमारे 2 या 1.5 या 1 या आधे, वो भी दिमाग से साधे। समझ में आ गया? तो अब फैमिलीज में लोग बहुत कम होने लग गए हैं, तो भाई कौन हेल्प करेगा, कौन शादी ब्याह का पूरा काम करेगा? तो जब मेरे पापा की शादी हुई ईयर्स अगो 1978-79 में, तो भाई घर के रिश्तेदारों ने सारा काम किया, बस टेंट वाले को, हलवाई को, केटर को बाहर से बुलवाया गया था। गॉट इट क्लियर? बाकी घर इतने बड़े हुआ करते थे लोगों के, घर में ही लोग रह जाया करते थे। आज क्या घर इतने बड़े होते हैं, या हो भी तो दिल बहुत छोटे हो चुके हैं, प्रिवेसी कंसर्न्स आर देयर। पता लगा मेहमान रुका और हम तो कॉमर्स वाले हैं, सामान कुछ चोरी हो गया तो जाओ हमारे ऊपर ही आएगा, तो इसलिए भैया घर में रोको ही मत। तो अब कार्ड कौन पसंद करेगा? पहले भाई चाचा जी कार्ड पसंद कराए, ताऊ जी ज्वेलरी की शॉप पे चले गए, लड़के के जो दादाजी थे वो बैंक्वेट हॉल वगैरह या घर के बाहर ही टेंट लग जाया करता था। अब ऐसा होता है चलना? नो। तो अब ये ढेर सारे काम करेगा कौन? पिताजी तो लड़के के एक ही है, माताजी भी मैक्सिमम केसेस में एक ही होती हैं और पिताजी भी एक ही होते हैं 99% केसेस में। तो भाई हु इज गोइंग टू अरेंज द थिंग्स? उनके पास भी समय बहुत कम है। तो एक नया जंतु चला आया 21st सेंचुरी में, जिसका नाम है इवेंट मैनेजर। क्या नाम है? इवेंट मैनेजर। तो ये जो इवेंट मैनेजर होते हैं ये बेसिकली सारा काम करते हैं, इनकी दुकानें सेट होती हैं, बैंक्वेट हॉल वाले सेट होते हैं। आपने वो मूवी एक देखी होगी अनुष्का शर्मा जी की और रणवीर सिंह जी की, बैंड बाजा बारात, तो इवेंट मैनेजर ये काम करते हैं। इवन बर्थडे पार्टी का काम भी आजकल इवेंट मैनेजर कर देते हैं। गॉट इट क्लियर? तो ये इवेंट मैनेजर्स का रोल काफी बढ़ गया है, तो इट इज ऑल्सो अ सर्विस एंड दैट कुड बी मार्केटेड।
समझ में आया? जैसे कहावत है ना, सास बहू के झगड़े में कमाता कौन है? प्रॉपर्टी डीलर। नहीं समझे? नहीं समझे? सास बहू के झगड़े में कमाता कौन है? प्रॉपर्टी डीलर। कैसे कमाता है भाई? झगड़ा होगा, अब हम इनके साथ नहीं रह सकते। समझ में आ गया? ये लड़की बोल रही है अपने पति से, उसकी माँ के लिए, मतलब अपनी सास के लिए। सास भी क्या कह रही है अपने पति से? इसको निकालो यहाँ तुरंत बाहर। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का। लड़की के ससुर साहब, लड़के के पिताजी क्या कह रहे हैं अपनी बीवी से? थोड़ा एडजस्ट कर लो, हम लोग मरने वाले हैं, चिता को आग कौन देगा? वो पड़ोस वाले बोल देंगे 50 रुपए में बात हो गई उससे, वो चिता को आग दे देगा। समझ में आ गया? तो अब इससे घर एक की बजाय दो हो गए, और दूसरे घर में बेटा बहू जाके रहने लग गए। लॉजिक समझ में आ रहा है? और ससुर साहब और सासू माँ अलग घर में रह रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग? एक प्रॉपर्टी से दो प्रॉपर्टी हो गई। कहावत समझ में आई? सास बहू के झगड़े में कौन कमा गया? प्रॉपर्टी डीलर पैसा कमा गया। अंडरस्टूड दिस और नॉट अंडरस्टूड? चलिए, what is a market? भाई, it is a system where we have buyers buying a product and sellers selling a product. तो ये सब आता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मार्केटियर कौन होता है? हर वो सेलर जो नीड एनालाइज करता है कि बायर को क्या चाहिए। जैसे अमेजोन वालों ने नीड एनालाइज की कि किसी जमाने में शाम को मोहल्ले में ढेर सारे अंकल आंटी इकट्ठे होते थे पार्क में और पंचायत करते थे, बातचीत करते थे, उनका टाइम पास हो जाता था। अब अंकल आंटी इस तरह के है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? बच्चे अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर चले गए, जॉब के लिए बाहर चले गए, उसने अपने माता पिता को भी वहीं साथ में बुला लिया, तो मोहल्ले में लोग भी थोड़े से कंपेरेटिवली कम हो गए। तो जरूरत महसूस हुई, बात किसके साथ करें? तो अमेजोन वालों ने क्या लॉन्च कर दिया? अरे स्टार्टिंग विद द लेटर ए, एलेक्सा मौसी हमारी। कुछ भी बकवास करिए, बदले में पलट के जवाब दे देंगे आपको। समझ में आ गया? अब ये मत पूछिएगा सर के मरने की तिथि क्या है। एलेक्सा अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है, पता है, मेरे कॉल कर दे, कैन यू टेल द डेट व्हेन यू आर गोइंग टू डाई। तो ये एलेक्सा का इजाद हो गया। गूगल वालों को लगा कि भाई एलेक्सा महंगी डिवाइस है, भाई हमारे पास भी इंफॉर्मेशन का तो भंडार है, अमेजोन भी इंफॉर्मेशन किससे लेगा? या तो गूगल से लेगा या माइक्रोसॉफ्ट से लेगा, जिनके सर्च इंजन हैं। तो गूगल ने सोचा कि हमारा तो सर्च इंजन अपना है, हमें तो इंफॉर्मेशन भी इसको देने के लिए किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भी एक एलेक्सा जैसी डिवाइस बना दी जिसका नाम है गूगल नेस्ट। गूगल नेस्ट बेसिकली देखी होगी आपने डिवाइस। तो इन सारी डिवाइसेस का काम नए नए तरीकों के लिए क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लोग सर्च करते हैं, ये लोग सो कॉल्ड मार्केटियर्स देखते हैं कि कस्टमर को किस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है। समझ में आया? जैसे शादी ब्याह के लहंगे बड़े महंगे आते हैं, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 25,000, 30,000, मतलब 20-25,000 का तो सस्ता वाला हो गया, घटिया वाला 1.5-2 लाख का महंगा वाला है। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी बुटीक हाउस ने सोचा कि भाई 1.5 लाख का लहंगा कोई खरीदेगा और एक ही बार पहनेगा। भाई 99% केसेस में शादी एक ही बार होती है, दूसरा चांस कम ही लोगों के पास होता है। समझ में आ गया? और अगर होता तो फिर लहंगे की जरूरत भी नहीं पड़ती उसमें, उतना धूमधाम से खर्च नहीं करेंगे। तो अगर ओयो जैसे, उबर जैसे किराए पे लहंगा मिलने लग जाए, दूल्हे की ड्रेस मिलने लग जाए, सर अच्छा आइडिया आपने दिया सर, दिस कुड बी अ गुड बिजनेस। इवन इनके साथ साथ जो बाराती घराती हैं उनके भी पैसे खर्च जाते हैं। अभी हमारे परिवार में दिसंबर में एक शादी है, फिर एक फरवरी में शादी है। अब कम से कम उनका तो जो खर्चा हो रहा तो हो ही रहा, तो वसूल लेंगे अपना दहेज, वैसे हमें कौन देगा? तो 20,000 की टिकट हो गई। वो तो घर वालों को इतना समझाया, पहले कहते फ्लाइट से लेके चलो, जब मैंने बताया कि वहां एयरपोर्ट ही नहीं है, अच्छा नियरेस्ट एयरपोर्ट ढूंढ लो। नियरेस्ट एयरपोर्ट 400 किलोमीटर दूर था वहां से, और कुल डेस्टिनेशन ही 350 किलोमीटर का है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसको कॉल, तब तो जाके राजू हुए, वो भी कह रहे नहीं एसी फर्स्ट में रिजर्वेशन कराओ। मैंने गरीब आदमी टीचर कहां से एसी फर्स्ट में रिजर्वेशन अफोर्ड करेगा? तो बहुत कहने सुनने पे एसी 2 टियर पे नेगोशिएट हुआ। तो 20,000 का अपना खर्चा, फिर कपड़ा खरीदो, शादी दूसरे कपड़ा हम खरीदें। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो मैं सोच रहा हूँ किराए पे अगर कपड़ा मिलने लग जाए, मेरे साइज का जनरली मिलता भी नहीं है म्यूजियम के अलावा, तो किराए पे अगर कपड़ा मिलने लग जाए तो काफी लोगों के पैसे बच सकते हैं। तो बड़े शहरों में पिछले 5-10 सालों में ये किराए का लहंगा और दूल्हे का जोड़ा ये सब मिलने लग गया है। घोड़ा तो आज भी बड़े से बड़े लोग भी किराए पे ही लेते हैं, परमानेंटली खरीदते। बैंड वाला भी किराए पे ही लिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा केटरिंग का खर्चा बचाना है तो कार्ड में लिख दीजिएगा, कप प्लेट बर्तन अपने घर से स्वयं लेके आए, वॉशिंग बे वहां पे होगा, एरियल रख दीजिएगा, खाना खाएं, प्लेट धो के अपने घर ले जाएं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये नए बिजनेस आइडियाज हो सकते हैं। तो आपको अभी हंसी आ रही है, आप दुल्हन के लहंगे का काम चालू कर दीजिए। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है बच्चों, वो किराए पे मिलने लग गई है। वो 25-30 साल से मिल रही है किराए पे, क्योंकि वो जनरली शुरू से वैसा चलन है, बट कपड़े में चलन थोड़ा कम है। और दूल्हे का जूता कभी किराए पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो चोरी होना है, वो पैदा ही चोरी होने के लिए हुआ है। तो उसका बिजनेस अगर आप करेंगे तो ठप हो जाएगा।
तो जूते का दूल्हा किराए वाला मत बेचिए, मतलब जूते का जो दूल्हे का जो जूता है वो किराए वाला मत बेचिएगा, क्योंकि वो नहीं बिकेगा आपका, वो चोरी होने वाला होता है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए, so situations of rare supply, the buyer may be taking extra efforts in persuading the seller to sell the product to him or her. Amazon पे आपने देखा होगा वो शिपिंग चार्जेस लेते हैं, बट अगर आप थोड़ा प्रोडक्ट ऑर्डर बढ़ा दीजिए अपना तो शिपिंग चार्जेस कट कर देते हैं। क्यों कट कर देते हैं भाई? आप उनको एटलीस्ट उतना प्रॉफिट दे रहे हैं, इसलिए वो आपको शिपिंग चार्ज के लिए बिल्कुल भी कंपेल नहीं करते। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? कंफर्म? समझ में आ गया? चलिए, so marketing management is an art and a science of choosing target market and getting and keeping customers growing through creating, delivering and communicating superior customer value. तो ये जो मैंने आपको बताया ना सर्विस वाला कॉन्सेप्ट, 2019 में बच्चों मैंने कार खरीदी मारुति सुजुकी की, कॉल्ड एज इग्निस। उन्होंने मेरे को 5 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी चिपका दी 12,000 रुपए की। ये मेरे को 4 साल बाद समझ में आया कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए, क्योंकि 4 साल मैंने इनसे कोई क्लेम लिया ही नहीं। बट डर का पूरा धंधा है सर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वारंटी में सिर्फ 1 साल कवर्ड हैं, और अगर खराब हो गई तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल सर, जो फ्यूल मोटर होती है वही हमारी 8,500 की है, खराब हो गई तो एक्सटेंडेड वारंटी में तो फ्री में बदल जाएगी, ऐसे आपको 8,500 लगाने पड़ेंगे। ये तो एक प्रोडक्ट है, ऐसे और 10-20 प्रोडक्ट कार में लगते हैं। अभी आदमी डर जाता है। बट वो फ्यूल मोटर की आप प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, तुम कैसे एनालाइज करें? और उसकी स्टडी ये बोलती है कि 1 लाख में से शायद 100 मोटर खराब होती है मुश्किल से, उससे ज्यादा खराब होगी नहीं। अच्छा, ये बात भी अगर आप डीलर को समझा देंगे, सर हो सकता है 100 में 99 किसी और की, एक आप ही की गाड़ी खराब हो जाए तो अब आदमी कहता है चलो जहां 7-8 लाख खर्च हो रहा है 10-11 हजार और सही। 5 साल पूरे होने वाले हैं अगले साल, इनका ईमेल आने लग गया है कि अगेन एक्सटेंडेड वारंटी 7,999 में ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरे को गाड़ी 2 साल बाद बेच देनी है, मैं क्या करूंगा एक्सटेंडेड वारंटी लेकर। व्हाट इट क्लियर? तो ये सारी चीजें भी आर कॉल्ड एज व्हाट? मार्केटिंग। तो भाई क्या कर रहे हैं? चूजिंग द टारगेट मार्केट। आपने मैकडोनल्ड्स का तो नाम सुना ही होगा बच्चों। जब ये इंडिया आए, डिड दे ओपन देयर स्टोर इन द सिटी ऑफ लखनऊ फर्स्ट ऑफ ऑल? नो। सबसे पहले कहां जाते हैं? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, महंगे शहरों में जहां पे इनको क्लाइंट्स मिले। कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम अभी 2023 में प्रयागराज सिटी में ओपन हुआ चिल्ड्रन। उसके पहले कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे था ही नहीं। क्यों यहाँ पे आया? कल्याण ज्वेलर्स ने स्टडी की कि भाई प्रयागराज सिटी में तनिष्क है, प्रयागराज सिटी में कार्टलेन है, ये सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं और ये अच्छा बिजनेस कर रही हैं, हम भी इन्हीं के इक्विवेलेंट ब्रांड हैं, तो चलो हम भी वहां पे अपनी दुकान खोल लें। पोर्शा का शोरूम आपको इंडिया में शायद 5-6 जगह नजर आएगा। क्या प्रतापगढ़ में पोर्शा का शोरूम होगा? शायद आधे और 1 लोग होंगे खरीदने वाले। होंडा सिटी का शोरूम, होंडा गाड़ी का शोरूम कानपुर में है, न्यू दिल्ली में है, इलाहाबाद में बहुत साल के बाद खोला गया। मर्सिडीज का शोरूम आज भी आपको किसी कैपिटल सिटी में मिलेगा, रेगुलर जगह पे मिलेगा ही नहीं। यूपी में दे हैव अ शोरूम ओनली इन लखनऊ। व्हाट इट क्लियर? पोर्शा की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़ 2-4-5 शोरूम, वो भी ऐसी जगह जहां लोग इसको बल्क में अफोर्ड कर सकते हो। कुछ गाड़ियां जैसे मैबैक, काइस्लर, नॉन, इनके तो शोरूम प्रैक्टिकली है ही नहीं, इक्का दुक्का आउटलेट्स खोल लिए, गाड़ी उसके अंदर नहीं होती है। गाड़ी क्योंकि 5 करोड़ रुपए की, अब जिसको खरीदना क्या कहेगा? पहले टेस्ट ड्राइव दो। एब्सोल्युटली नॉट। या ये पूछेगा ये माइलेज कितना देती जरा ये बताओ, शोरूम वाला कहेगा सर आपकी औकात नहीं है, आप कृपया करके हमारा टाइम वेस्ट ना करें। तो अल्टीमेटली ये मार्केट चूज करते हैं कि कहां पे हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। डेज वर देयर, आईफोन यूएस में लॉन्च होता था, आईफोन 3, 4, 5, 6, और इंडिया में 2-4-6 महीने के बाद आता था। एंड टुडे आईफोन 15 की लॉन्चिंग जिस दिन यूएस में हुई, सेम डे इंडिया में भी। अब इंडिया उनके लिए एक टारगेटेड मार्केट है, बट पहले बिल्कुल भी नहीं था। बट क्या पुराने जमाने में ऐसा था कुछ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो प्लीज कॉपी दिस। सो द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करिए कि कस्टमर को चाहिए क्या। इन अ विलेज पीपल वुड बी प्रेफरिंग टू ईट देयर स्टेपल डाइट। सर स्टेपलर खाएंगे? अरे भैया स्टेपल डाइट का मतलब स्टेपलर नहीं होता है, जो उनके जीवन में आम खाने पीने की चीजें हैं। जैसे बिहार जैसी जगह में दाल बाटी का बड़ा प्रचलन है, राजस्थान में बाटी के साथ चूरमा चलता है, बेसन की गट्टे की सब्जी एंड ऑल दैट। यूपी में कचौड़ी एंड दमालू का बड़ा सो कॉल्ड सिस्टम है। मध्य प्रदेश में पोहा बड़ा चलता है। महाराष्ट्र इज फेमस फॉर व्हाट? वड़ा पाव।
तो मैकडोनल्ड अगर महाराष्ट्र में वड़ा पाव बेचने लग जाए तो डेफिनेटली 15 मिनट के अंदर दुकान बंद हो जाएगी। भाई 5 रुपए का वड़ा पाव तो बेच नहीं पाएंगे, और महाराष्ट्र में कहीं पे भी रोड साइड में 5-10 रुपए में ठीक ठाक वड़ा पाव आपको मिल जाएगा। बट अगर मैकडोनल्ड को थोड़ा अपना इज्म जिसको बोलते हैं कि भाई लोग हमको हिंदुस्तानी समझें, तो वड़ा पाव जरूर बेचना चाहिए, यस और नो। बट वो क्यों नहीं बेचते? बिकॉज उनको पता है कि भाई वड़ा पाव की जिसकी नीड होगी वो स्पेशली 40 रुपए की पार्किंग देकर मॉल के अंदर आके हमारे स्टोर में वड़ा पाव नहीं खाएगा, वो सड़क पे ही किसी से खरीद लेगा। दैट्स वाई उनके लिए, कस्टमर के लिए नीड वड़ा पाव की नहीं है। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कि मार्केट में हम उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। इंडिया मार्केट कैसा भी हो, बट द ओनली थिंग दैट रन्स एवरी प्रोडक्ट हेयर इन मेजॉरिटी केसेस चिल्ड्रन is the sense of show off and price. I repeat, sense of show off and price. अगर प्रोडक्ट एक स्टेटस सिंबल क्रिएट कर सकता है तो हिंदुस्तान में वो बिक जाएगा। क्यों बिक जाएगा? क्योंकि यहां पे लोगों का ईगो बड़ा हाई रहता है। हाइट उनकी 4 फुट की होगी बट ईगो उनका 600 फुट का होगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, क्या था? ईगो सेटिस्फाई किया सरकार ने अपना। क्या जरूरत थी 3500 करोड़ की मूर्ति बनाने के लिए? मेरे को बता देते कि वहां पे एक सेंटर खुलवा देते, स्टडीज का बढ़िया यूनिवर्सिटी खुलवा देते। बट 3500 करोड़ खर्च करने के बाद कम से कम 10,000 करोड़ का टूरिज्म बिजनेस डेवलप हो रहा है। लॉजिक समझ में आ गया? तो एनीथिंग विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिचनेस, अ सेंस ऑफ शो ऑफ, अ सेंस ऑफ स्टेटस सिंबल, या जिसकी प्राइस बहुत कम हो, तो वो चीज इंडिया में इजिली बिक जाती है। खोपड़े में बात गई सबकी। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर जो खरीदने आए उसकी क्या वैल्यू, उससे मतलब नहीं है। कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तब तो कस्टमर उसे खरीदेगा, एल्स नहीं खरीदेगा। तो एप्पल का फोन 75,000 का हो या 1 लाख का हो वो बिकेगा, बट अगर वन प्लस अपना फोल्ड फोन आईफोन से भी सस्ता बेचे, क्या वो बिकेगा? नो। जो आईफोन की ब्रांड वैल्यू है वो किसी की नहीं, और सिर्फ आईफोन की ब्रांड वैल्यू है बस। उनके जो एप्पल लैपटॉप्स हैं उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों? उसके लिए अकल बहुत चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, प्लस जो भी एप्लीकेशन आपको यूज करना है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। उनका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 25,000 रुपए का आता है, वेर एज विंडोज पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पायरेटेड तो फोकट में मिल जाता है, और खरीदने भी जाओगे तो 5-6 हजार में आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट्स वाई उनके बाकी प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा नहीं बिकते। अभी बेवकूफों ने वो लॉन्च किया था एप्पल आई क्लॉथ। अब आई क्लॉथ की खासियत क्या थी? कभी कभी आपने देखा होगा आपके हाथों को आपने किसी मेटल की चीज पे छुआ, या किसी दोस्त को या घर के ही किसी मेंबर को छुआ तो करंट लगता होगा। तो एक्चुअली क्या वो लोग करंट खा के आए हैं? करंट शेक भी क्या है? देन बॉडी में चार्ज क्रिएट होता है। व्हाट? ऐसा सर्दी के टाइम पे बहुत होता है, जब आप स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर पहन के उतारते हैं, वो वाला जो बुआ जी ने बनाया था जो पूरे शरीर में चुभता है, जो आपको पसंद नहीं है, और बचपन में सिर में फंस भी जाता होगा, मन करता हो सामने खींच के 2 घंटा आप मार दें, बट हैसियत नहीं थी ना, जैसे फीलिंग्स आती है ना। हाँ, स्वेटर फंसा जा रहा है, मम्मी पहनाई जा रही है। गॉट इट क्लियर? तो चार्ज क्रिएट होता है बॉडी में। तो आई क्लॉथ ऐसा क्लॉथ था, अगर आप उसको अपने हाथ में पकड़ेंगे वो चार्जेस को अब्सॉर्ब कर लेगा। इंडियन करेंसी में उसका प्राइस था 2,000 रुपए, और यहाँ लोग चाहते हैं 2,000 में शर्ट पैंट पूरी मिल जाए, तो कौन रुमाल खरीदेगा? बट इंडिया में महंगा है, यूएस वगैरह में इतना महंगा नहीं है। व्हाट इट? तो ऐसा प्रोडक्ट आपका हो जिसकी कस्टमर की नजरों में वैल्यू हो, तब तो कस्टमर खरीदेगा, वरना नहीं खरीदेगा। एंड देयर आफ्टर वी हैव एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब ये एक्सचेंज मैकेनिज्म वो ना समझ लीजिएगा कि पुराना सामान लेके आए और नया ले जाइए, नॉट लाइक दैट। एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब कैसे वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर किया जा सकता है। समझ में आ गया? पक्का? तो मैंने एक वीडियो आपको स्टेटस पे अपने अपलोड किया था आपको देखने के लिए, ऑल अबाउट मार्केटिंग एमवे कह रहा हूं मैं, अमेजोन का कॉन्सेप्ट। तो यूपी में उन्होंने कानपुर में एक सहाय करके आउटलेट ओपन किया है, जहां पे लोगों को एजुकेट करते हैं कैसे आप अपने प्रोडक्ट को एमवे पे लिस्ट कर सकते हैं, कैसे वो प्रोडक्ट आपसे पिक किया जाएगा व्हेन द कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर, आपको 7 दिन के अंदर पेमेंट कैसे आएगा, रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, वो सारी कोचिंग फ्री में आपको देंगे। आपको उसके लिए कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। सर उनका क्या एडवांटेज? उनका एडवांटेज ये है, पहला, वो तो कस्टमर से कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड ले लेते हैं पैसा, और 7 दिन तक उस पैसे को अपने बिजनेस में यूज करते हैं। एक तो मनी का वो प्रॉफिट होता है, उनकी एक्चुअल लागत कितनी है? 0, क्योंकि सेलर आप हैं, बायर मैं हूं। अमेजोन एक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है बस। मुन्ना ट्रांसपोर्ट कंपनी थी ना, उन्हीं के ताऊजी के लड़के हैं ये अमेजोन वाले। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, पुराना बिजनेस इनका बुक्सा था। कुछ ये अपने प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं अमेजोन बेसिक्स के नाम पे।
कुछ प्रोडक्ट ये लेनोवो एचपी के बेचते जरूर हैं, बाजार से 5,000 रुपए सस्ता भी होता है इनका लैपटॉप, बट इनका लैपटॉप इनकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन का होता है। आप एक एक चीज मैच करेंगे तो कुछ चीजें आपको मिसिंग मिलेंगी, दैट्स व्हाई इट इज अवेलेबल एट अ चीपर कॉस्ट। ये तो भाई इनकी दाएं बाएं की कमाई है। इनकी डायरेक्ट इनकम क्या है? जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, दे विल टेक सम कमीशन फ्रॉम यू। जोमेटो कैसे पैसा कमाता है? पहले तो भाई फ्री था सब कुछ, आपने सामान खरीदा, रेस्टोरेंट वाले को पे किया, अब लोगों को आदत लग गई है 199 की गोल्ड मेंबरशिप, वो पूरा पैसा उनका। 250 रुपए का पनीर बटर मसाला है जिसमें 8 पीसेस मिलते हैं, बट जोमेटो के थ्रू ऑर्डर करेंगे तो रेट आपको 220 ही नजर आएगा। कितना? और रेस्टोरेंट में कितने का है? 250। कितना सस्ता मिल रहा है? 30 रुपए। कस्टमर 8 तो गिनता ही नहीं पीस, यहां पे मिलेंगे आपको 6 पीस, 2 पीस भी कम मिलेंगे। प्लस रेस्टोरेंट के प्रॉफिट में जोमेटो शेयर करेगा। जोमेटो रेस्टोरेंट वाले को क्या समझाता है? भाई कस्टमर आएगा, आपके यहाँ बैठेगा, किराया है आपके सो कॉल्ड प्लेस का, आपको बर्तन भी धुलवाने पड़ेंगे, वेटर को भी पैसा देना पड़ेगा, ये सारा काम आपके लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट कटिंग है पर यूनिट 25% आपकी कॉस्ट आती है। तो भाई 250 रुपए का बटर पनीर मसाला है तो 60-65 रुपए तो कॉस्ट है। जोमेटो कह रहा है कि 250 रुपए में हम बिकवा देंगे, 40 रुपए हमको कमीशन दे दो। कितनी? रेस्टोरेंट क्या कैलकुलेट कर रहा है? 250 का रेस्टोरेंट में बेचूंगा तो 65 रुपए खर्च हो जाएंगे, जोमेटो वाले सिर्फ 40 मांग रहे हैं, 25 तो मेरा बच ही रहा है। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा बच्चों, 5-10 ईयर्स के बाद रेस्टोरेंट के साइज एकदम छोटे हो जाएंगे, और रेस्टोरेंट का जो बिजनेस होगा वो आउटडोर केटरिंग का बिजनेस ज्यादा होगा, वो मेन उससे पैसा कमाएंगे, और काम कर रहे हैं सिर्फ क्लाउड किचन के ऊपर। गॉट इट क्लियर? और कस्टमर मंगवाने वाला रेस्टोरेंट से क्या सोचता है? अब जाएंगे कपड़ा पहन के तैयार होके, उसका खर्चा, लिपस्टिक बिंदी का, सेंट परफ्यूम का, कितनों तो नहाते भी हफ्ते में एक ही बार है, उनको नहाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद कार से जाएंगे तो फ्यूल भी लगेगा, कहीं कार में डेंट वेंट लग गया तो और खर्चा, प्लस टाइम जो वेट करना पड़ेगा। जोमेटो को फोन कर दीजिए, सीधे आपके घर पहुंचा देगा खाना। अंडरस्टूड और नॉट? बट अगेन ये चीज बड़े शहरों में ज्यादा कारगर है, स्मॉल सिटीज में तो लोकल हलवाई होते हैं, लोकल किचन होते हैं मोहल्लों में, आप उनसे मंगवा लीजिए, वो अमेजोन कह रहा हूं, जोमेटो से भी आपको सस्ता दे देंगे। तो अब इनका जो टारगेट है, इट इज टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, जहां पे अभी तक लोग इनको जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? पक्का? चलिए। So to identify the need of the target customer and develop and satisfy the needs जो इनको हम सर्विसेज के थ्रू दे रहे हैं, तो भाई नीड कैसे सेटिस्फाई होगी? सबसे पहले जैसे कोविड में टेक्नोलॉजी बहुत बूस्ट कर गई, चाहे वो इंटरनेट रहा हो, चाहे लैपटॉप रहा हो, कुछ भी रहा हो, तो भाई यहाँ पे अब नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। वो माहौल अब फिर से नहीं आएगा, खत्म हो गया। हो सकता है 100 साल बाद फिर से ऐसी कोई बीमारी आ जाए, बट नाउ पीपल आर यूज्ड टू ऑनलाइन सिस्टम, ईदर इट बी एजुकेशन, बैंकिंग, एनीथिंग। बट जब भी कंपनीज को लगेगा कि थोड़ा सा टारगेट नीचे जा रहा है तो कैसे इसको बूस्ट करना है, उनको आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। गोदरेज का नाम सब बच्चों ने सुना है? गोदरेज वालों ने कैटलॉग बनाया चिल्ड्रन, कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, या घर में सोफे में बैठ के मूवी देख रहे हैं, या आप एक ऑनलाइन ट्यूटर है, मेरी तरह टीचर है, पढ़ा रहे हैं, तो इन दैट केस आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? एक उनका 21-20 या 12 या 10-1-10 लॉजिक है। इट इज की 10 सेकेंड्स अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप 10 सेकेंड्स स्क्रीन से अब हट जाइए और 10 सेकेंड्स अपने सामने वालों को देखिए, ताकि आपके आई के लेंस को एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम ना आए। आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो चेयर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, नहीं तो आपके बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या घटिया कंपनी ये सब अवेयरनेस क्रिएट करेगी? नो। तो अब आप चाहेंगे भाई ऐसा फर्नीचर बढ़िया एरोगोनॉमिक्स वाला मिलेगा कहां पे? इकोनॉमिक्स नहीं, एरोगोनॉमिक्स कहां मिलेगा? कम टू गोदरेज स्टोर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? पक्का? तो लाइक दिस दे क्रिएट द नीड ऑल्सो। तो लिखा जरूर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, इट इज क्रिएटिंग द नीड टू बी आइडेंटिफाइड। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। भाई एक जमाना था कंपनीज चीजों के दाम बढ़ाती थी, अब उनको लगा कि लोकल मार्केट में तो सामान सस्ता बिक रहा है, तो दाम नहीं बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? क्वांटिटी कम कर देंगे। आई रिपीट, दाम नहीं बढ़ाएंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे। 40 रुपए का संतूर का सोप आता था 150 ग्राम का, अब वो प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं, प्राइस 40 ही रखा, वेट 150 से 125 ग्राम कर दिया। क्या ये कोई देखने जा रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। जो आपका साबुन 20 दिन चलता था वो 12 दिन में निपट जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? तो डिमांड बढ़ गई। जब मैकडॉनल्ड्स को लगा कि हमारा प्रॉफिट बढ़िया हो रहा है,
तो इन्होंने बर्गर का प्राइस नहीं बढ़ाया, आलू टिक्की का साइज छोटा कर दिया। जब बर्गर किंग आ गया, सरदार सिंह बर्गर आ गए, अब इनको लगा मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, तो इन्होंने वापस से अपना ओरिजिनल साइज बर्गर का बेचना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो टेस्ट में आपके लायक होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? तो मैकडोनल्ड सबसे ज्यादा किस वजह से चला? बर्गर की वजह से नहीं चला था। 7 रुपए की सॉफ्टी दिया करते थे लोग किसी जमाने में, जस्ट 7 रुपी। जब लोकल छाप सॉफ्टी 20 रुपए की बिका करती थी, तो भाई लोकल छाप अगर 20 की है और मैकडोनल्ड में 7 रुपए की मिल रही है, तो कस्टमर कहां जाएगा? 7 रुपए की जहां मैकडोनल्ड मिलेगी, बढ़िया एसी एम्बियंस में बैठ के खाएंगे। अब मैकडोनल्ड को लगा बड़े दलिद्र टाइप के लोग हैं, 7-7 रुपए की सॉफ्टी लेके बैठ जाते हैं, वही जगह बर्बाद करते हैं। तो इन्होंने सॉफ्टी का जो आउटलेट था ये स्टोर के बाहर ही कर दिया, जाओ वहीं लाइन लगा के लो। आपको इतना दलिद्र तो होगा नहीं जाके स्पेशली अंदर बैठ के सॉफ्टी खाएगा। तो पहले ये लोग स्टार्टिंग में सॉफ्टी स्टोर के अंदर देते थे, बाद में इन्होंने एनालिसिस किया, 7 रुपए की सॉफ्टी लेके 4 दोस्त आपस में बैठे हुए आधा घंटा वेस्ट कर गए। यही अगर 20-20, 40-40 रुपए का बर्गर ले लें तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। रोड साइड ठेला आपने देखा होगा, डू दे सेल आटा दाल चावल सब्जी? नो, क्योंकि उसको खिलाने के लिए टेबल्स अरेंज करनी पड़ेगी, भीड़ ज्यादा है। तो बढ़िया बर्गर बेचो, चिली पनीर बेचो और वो फ्रेंच फ्राइज बेचो, झटपट लोग खा के अपना चलते बने। तो दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी आई वॉज ट्रेवलिंग लास्ट वीक इन अ ट्रेन, तो वहां पे कह रहे सर टोमेटो सूप पियेंगे? मैंने कहा तुम टोमेटो सूप कैसे बनाओगे? तो बड़ा बढ़िया आइडिया था, उसके पास पैक्ड था 10 रुपए 20 रुपए वाला पाउडर, और उसके पास गर्म पानी था, वो चाय भी बेचता था, कॉफी बेचता था और सूप भी बेचता था, और उसी में स्टिर करके उसने दे दिया, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। अब सोचिए 20 रुपए का जो जूस का सैशे था, सचेत मत बोलिएगा, वो उसने होलसेल में लिया होगा 17 रुपए का, 16 रुपए का, 17 रुपए का मान लीजिए। पानी तो प्रैक्टिकली फ्री, उबाल लिया चोरी की गैस पे जाके उसने, या 1-2 रुपए लग भी गए। 30 रुपए में जो सामान बेच रहा है उसकी कॉस्टिंग सिर्फ 18-19 रुपए, 40% का प्रॉफिट। कितना? 40%। एंड आई सेड कि मेरे पास अगर चेंज ना हो तो तुम पैसे कैसे लोगे? कह रहा है मैं आपको अपना क्यूआर देता हूँ, उस पर ट्रांसफर कर दीजिए। तो आई थॉट कुछ गत्ते का टुकड़ा ले घूम रहा होगा, निकाला जेब से iPhone 13, कह रहा सर इस पे स्कैन कर दीजिए। मैंने ग्रेट, चाय वाला इन द ट्रेन, इलाहाबाद से कोटा की ट्रेन थी, तो वहां पे चाय वाला भी ऐसी था। और लोग कहते हैं कि देश गरीब है, चाय वाला तो iPhone 13 लेके चल रहा है, और ऑब्वियसली बात है आईफोन है तो चोरी का होने के चांसेस भी लीस्ट और नेग्लिजिबल होंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो मेरा देश बढ़ रहा है। टू एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट सो दैट कस्टमर प्रेफर्स ओवर इट्स कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। कैसे? सैमसंग और एप्पल, आज भी अगर एंड ऑफ द डे डिस्कशन करें ना बच्चों, एक अनपढ़ गवार हिंदुस्तानी के लिए सैमसंग ही बेटर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि भाई एंड्रॉइड इजी टू यूज है, ज्यादा नाटक नहीं है इसमें। तो एप्पल आईडी डालिए, आई क्लाउड आईडी डालिए, गॉट इट क्लियर? अब एक फ्रेंड का खराब हो गया था, उसने दूसरा खरीदा, तो उसमें आई क्लाउड आईडी डाल दी, कह रहे ओटीपी आपके iOS डिवाइस पे भेजा गया है। तो अब iOS डिवाइस उनके घर पे पड़ी थी, तो उन्होंने अपने कजन को कॉल किया, देखो एक ओटीपी आया होगा बताओ, तो ओटीपी बताया तो डिवाइस ऑन हुई जाके। वेयर एंड्रॉइड में इतना नाटक नहीं है। और जो माइक्रोसॉफ्ट के फोन्स पहले आया करते थे विंडोज, उसकी सिक्योरिटी तो एप्पल से भयंकर थी। मेरे पास था लूमिया करके माइक्रोसॉफ्ट का, अरे बाप रे बाप, ऐसा लगता था कि हम चोर हैं, फोन में इस फोन के हम चोर हैं। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए बार बार ईमेल आईडी का ऑथराइजेशन आपको देना पड़ता था। जैसे एंड्रॉइड में तो एक बार ईमेल आईडी आपने दे दी, आगे वो आपकी दुकानदारी करते रहते हैं, वो बेचते रहते हैं आपकी ईमेल आईडी सबको, तो आपको बार बार ईमेल स्कैन फिर से अपनी ईमेल आईडी एंटर नहीं करनी। बट इन सब में बड़ा प्रॉब्लम है। तो भाई कस्टमर को लगता है कि 40,000 रुपए में सैमसंग का बढ़िया फोन मिलेगा। इवन अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को दुनिया में बात पता है, एप्पल अपने फोन की जो स्क्रीन होती है चिल्ड्रन, वो भी सैमसंग से ही परचेज करता है। क्योंकि एप्पल को पता है कि भाई सैमसंग ने अरबों खरबों रुपए खर्च किए हैं डिस्प्ले डेवलप करने में, और हमें अभी उसको डेवलप करने में और टाइम लगेगा, तो ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं, चुप्पे चाप जहां से बढ़िया मिल रहा है ले लो। तो एप्पल के फोन पे जो आपको स्क्रीन मिलती है वो सैमसंग की ही मिलती है। इनके एप्पल के आईफोन में, आई एम यूजिंग इट लास्ट 3-4 मंथ, तो मेरे को 2 चीज बहुत बढ़िया लगी इनकी। द फर्स्ट थिंग, आप इनसे फोटो खींचिए फुल एचडी फोटो, 2 से 2.5 MB, शादी वाली, जहां लोग ज्यादा चमकीले पदार्थ वाले कपड़े पहनते हैं, और एंड्रॉइड से आप खींचेंगे 25-30 MB की फोटो बन जाएगी। तो 1/10 स्टोरेज कर दिया इसने आपका। एंड सेकंड इज बैंकिंग सिक्योरिटी दैट यू हैव, फालतू का मैसेज पे कोई ऐप कोई भी फालतू एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है। गॉट इट? बाकी तो सिर्फ शो ऑफ, स्टेटस सिंबल, पैसे की बर्बादी। एक्सचेंज मैकेनिज्म, भाई पैसा देके ही सामान लेना है, फ्री में तो सामान मिलेगा ही नहीं।
बट अगर पैसे देने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाए, विल यू बी बाइंग द प्रोडक्ट? नो. 3 days ago went to exchange some daughter's trousers and t-shirt at Pantaloons Vinayak City Center Mall प्रयागराज. अब वहां पे बिलिंग काउंटर पे उसने मेरे 30 मिनट बर्बाद कर दिए. एक अंकल तो लड़ लिए उससे, कह रहे मैं 1.5 घंटे से कर रहा हूँ, बिलिंग ही नहीं हो पा रही है. कह रहा सर वाउचर में ये हो गया, ये कार्ड नहीं चल रहा, वगैरह वगैरह वगैरह. अंकल जी बोले मैं आखिरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे, 2 बार ऐसी पहले फंस चुका हूँ, अब नहीं आऊंगा. तो उनके साथ कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई? एक्सचेंज मैकेनिज्म में. वो इतना अनॉयड हो गए बिलिंग प्रोसेस से, ही थॉट कि मैं मोहल्ले की ही दुकान से खरीदना प्रेफरेबल रखूंगा. समझ में आ गई बात? चलिए, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ फिलोसफीज हैं चिल्ड्रन. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग. इसको अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे. लिख जरूर लीजिए इसको आप.